छब्बीसवीं तरमीम के नाम से जो शब खून मारा गया, हमने उस मसौदे को मुस्तरद किया। तुम्हारी क्या इज्जत है और इस तरफ जो पाकिस्तान के वकला हैं, इनकी ताकत क्या है? बेहतरी यही है कि ये 8 जजेस को मत लाओ। जो लोग खुद इलेक्टेड नहीं है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को वो तैनात करेंगे। तो ये है 26वीं तरमीम का जो इसके पीछे मैकेनिज्म है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नक्शा बदल चुका, हाई कोर्ट्स बदल चुके, अब वो हालात नहीं रहे। 7 नए जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाए जा चुके हैं और पहले से जो 5 जज मौजूद थे हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जस्टिस डोगर साहब की जो सीनियरिटी है उस पर एतराज़ उठाया, जिसे आमिर फारूक साहब ने उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। लेटरबाजी के मामला अब चल रहे हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं, सीनियरिटी के मसाइल, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स, और कभी कभार वही पुराने चेहरे जो अदलिया बहाली के लिए निकला करते थे 2007 में, वो कभी कभी आपको इस्लामाबाद नज़र आते हैं और कोई तकरीरें वगैरह करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली हालात किधर खड़े हैं, क्या होने जा रहा है, आज के जो मौजूदा हालात हैं इनका तकाबली जायज़ा अगर हम 2007 से लें, आप तकाबली जायज़े को तो छोड़िए क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। आप ये देख लीजिए कि अगर आज हम अदलिया के ये हालात देख रहे हैं तो 2007 में जब वकला बहाली तहरीक चली थी तो वो फिर क्या थी, मुशर्रफ कितने उस वक़्त ताकतवर थे, कितने वीक हो चुके थे, इंस्टीट्यूट क्या फ़ैसला कर चुका था, जरनक्यानी जो है उनका रोल क्या था, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या था, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सोच रहे थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप जुड़े रहिए स्क्रीन के साथ और बैठ जाइए और देखिए 2007 के नज़ारे क्या थे, उन दिनों के जो किरदार हैं वो क्या गुफ्तगू किया करते थे, और उस वकला बहाली तहरीक के नतीजे में फिर जिसमें सबसे बड़ा नारा निकला था कि रियासत होगी माँ की जैसी, उसमें से फिर बरामद क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, ये सारी दास्तान भी देखिए। मेरे जब ये बने हैं चीफ जस्टिस, मेरे घर कॉल ऑन करने आए और मुझे इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब डोंट वरी, जो आप चाहेंगे वैसे ही होगा। उस दिन ही मैंने कहा कि बेड़ा कर कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, तो ये तो बड़ा 3rd क्लास आदमी है, तो कमज़ोर आदमी है, 3rd क्लास आदमी है जो था। बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वकला बहाली तहरीक और आज जहां अदलिया खड़ी है, और ख़ास तौर पर आपको कभी कभार कुछ वकला जो हैं वो एहतजाज करते दिखाई देते हैं और चेहरे वही हैं जो अदलिया बहाली तहरीक के थे। तो अब वो तहरीकें कहाँ गई हैं, वो तहरीकें क्यों रूठ गई हैं, ये रऊफ क्लासरा साहब से समझते हैं। अब हल्फ तो हो गए, तो ये 26वीं तरमीम, उसके बाद जजीज़, ये सारे मामलात, माजी में तो वकला बहाली तहरीकें चल पड़ती थी। तो मैं पहले ये समझना चाहूँगा कि आज के वाक़यात और माजी के वाक़यात में और वकला बहाली तहरीक को आप जो देखते रहे और जिस तरह कवर करते रहे और बड़ी बड़ी स्टोरीज़ देते रहे, क्या उन दिनों के हालात थे? अगर आप एक लम्हे के लिए कनेक्ट कर जाएं माजी के साथ, क्या फ़ील है आपकी और क्या देखते थे आप उन दिनों में? अब में और पास्ट में बड़ा फ़र्क है। मतलब मैंने ये अपनी आंखों से सारी चीज़ें होते देखी हैं। 2007 की जो मूवमेंट थी हमने कवर की हुई है, रिपोर्ट की हुई है। एक तो ये था जो अब की और उसमें जो फ़र्क आप जानना चाहते हैं कि अब में वो जान क्यों नहीं है, उस वक्त जान थी, मेरा ख्याल है दैट्स व्हाट यू वांट टू आस्क मी। एक तो ये था कि जनाब मुशर्रफ साहब का इनकम्बेंसी फैक्टर था, बड़े सालों से बैठे हुए थे वो, 99 से लेकर 2008 साल मुसलसल हमारी कौम जो है ना, इससे ज़्यादा किसी को नहीं देख सकती। जना यूब को देखें 8-10 साल,
जना ज़िया को देखें 8-10 साल, जना मुशर्रफ को देखें 8-10 साल ही तकरीबन बनते हैं। इससे ज़्यादा का स्टेमिना नहीं है इस कौम का। लोग थक जाते हैं, रोज़ एक ही चेहरा, एक ही बात, एक ही गुफ्तगू, एक ही स्पीच राइटर। सो इनकम्बेंसी फैक्टर था। दूसरा, वो लोग जो है ना थोड़े से अंदर उनके एक तूफ़ान एक थे, भांबड़ बले हुए थे। रीज़न क्या थी कि मुल्क में जना मुशर्रफ को डिफाई करने वाला कोई नहीं था, नो कहने वाला कोई नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर वो चली गई थी, 99 में चली गई थी। नवाज शरीफ साहब थे, वो भाई साहब जो हैं वो डील करके, वो साइन करके वो चले गए। इमरान खान साहब जो है वो जना मुशर्रफ के साथ, मतलब शुरू में इनिशली वो उनके साथ खड़े हो गए थे। तो लोगों को लगता था यार कि जना मुशर्रफ साहब के तो अगेंस्ट बंदा ही कोई नहीं है, कोई हमारी बात ही करने को तैयार नहीं, जो हमारे इशू है, हमारे प्रॉब्लम है। तो वो एक स्पेस खाली हुई थी, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम था कि वो फिल करते, वो सारे दौड़ गए या मिल गए साथ में। उन्होंने बहुत सारे लोगों को साथ भी मिला लिया, नैब को साथ में, नैब के जरिए मिल गए। पार्टी तितर बितर सारे गिरफ्तार हैं, वो आपके सामने डिस्क्वालीफाई हो गया सारा। जब इन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने नो की तो लोग इकट्ठे हो गए यार कि अच्छा यार कोई एक बंदा तो है। फिर उसके बाद खबरें छपनी, स्टोरीज आई कि वो देखें जनाब कि उसमें आर्मी चीफ बैठे थे, DGI बैठे थे, MI के बैठे थे, तो फलाने बैठे थे, और उन्होंने इनको कहा इस्तीफ़ा दो। एंड 1 मैन स्टैंडिंग, 1 मैन आर्मी, 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड डिफाइंड। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। सो ऑल ऑफ सडन लोगों को एक उम्मीद नजर आई कि कोई एक बंदा है, हीरो है, कि जो जना मुशर्रफ जैसे उसके जर्नलों को नो कह देता है। तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वकला बहाली तहरीक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके रिकॉर्ड में हैं, जो वो किताब में भी लिख चुके हैं, वो क्या बातें हैं, क्या गुफ्तगू है, वो जानते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं। माजी के हालात अगर देखें और उन दिनों इफ्तिखार चौधरी सड़कों पे हैं, क्या चल रहा था उन दिनों? और बहुत सारी आपने किताब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत सारा आपने नहीं लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी अगली किताब के लिए रख छोड़ी होंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन दिनों देखते थे और कुछ चीज़ें रिपोर्ट करते थे, या कुछ आप जिनके विटनेस हैं? देखिए, दो चीज़ें तो हैं। एक तो ये है कि 9 मार्च का वाक़या, 9 मार्च को जो जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रिमूव किया, ये दरअसल ये नवंबर-दिसंबर 2006 में रिमूव करना था उन्होंने, 9 मार्च को नहीं रिमूव करना था। इस हवाले से उस वक्त जो ISI थी उसने पूरा एक केस तैयार किया था इनको रिमूव करने के लिए, और इस हवाले से जो इब्तदा है वो 2-3 इशू हुए थे। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे शौकत अजीज़, वो इनके बहुत ख़िलाफ़ हो चुके थे, जो चीफ जस्टिस हैं इनके बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हुए थे, और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है या इस्टेब्लिशमेंट की जो कम्युनिटी है एट दैट टाइम, वो भी इनके ख़िलाफ़ हो चुकी हुई थी। 2 बुनियादी वजह उनकी थी। एक तो ये कि मनु भील केस था बड़ा मशहूर सिंध का, उसमें वज़ीर आला सिंध जो अरबाब गुलाम रहीम थे वो और प्राइम मिनिस्टर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि ये नहीं समझ रहे थे, जो ये समझा जा रहा था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके मुखालिफ है। दूसरा था मिसिंग पर्सनस का केस, ह्यूमन राइट्स केसेस को इफ्तिखार चौधरी जो है 184(3) जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत बहुत ज़्यादा सुना करते थे, और वो जो पॉइंट आउट होती थी फिंगर्स, वो पॉइंट आउट होती थी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके ऊपर कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो ये बड़ा पसंद नहीं था। जनरल मुशर्रफ जो है, जनरल मुशर्रफ के साथ ज़ाती तौर पे जो इफ्तिखार चौधरी हैं उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ये अक्सर अपनी फैमिली को अपनी अहलिया के साथ जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात करने के लिए वाने सदर और पिंडी आर्मी हाउस जाया करते थे। तो इनका अपना ताल्लुक़ तो ज़ाती एतबार से बड़ा अच्छा था, लेकिन जो फीड आने लग पड़ी जनरल मुशर्रफ को उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से, फिर प्राइम मिनिस्टर उनके ख़िलाफ़, फिर जो इफ्तिखार चौधरी हैं वो उस वक्त बड़े एक और एक्सरसाइज भी क्या करते थे कि ये IG साहिबान को बुला लिया करते थे, चीफ सेक्रेटरी साहिबान को बुला लिया करते थे। तो ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो भी इनसे बड़ी तंग थी, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो इफ्तिखार चौधरी बेहतर भी कर रहे थे, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ठीक करने के हवाले से। तो ये वो तमाम एक माहौल था जिसमें इनके ख़िलाफ़ एक केस तैयार किया गया।
फिर बहुत सारी वजूहत की बिना पर वो हुआ नहीं। फिर ये मामला आगे लटकता लटकता वो मार्च के महीने में आया। उससे पहले एक और काम भी हुआ था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इनको इनके किसी दोस्त के ज़रिए भी पैगाम दिया गया था कि अगर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो उनको गवर्नर या किसी मुल्क का सफ़ीर वगैरह लगा दिया जाता है। इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं पैगाम रसानी, कि आप मेरे दोस्त हैं, आप स्टेप डाउन होने के लिए, उनको स्टेप डाउन होने के लिए। जुमे का दिन था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर। उस वक़्त जो अंदर लोग बैठे हुए थे जिस वक़्त वो आए, प्रेम मुशर्रफ थे, शौकत अजीज़ थे, जनरल हामिद जवेद थे, DGMI थे, जनरल कियानी थे, मैं था और एक उनके एमएस थे। 7 आदमी थे। देयर वाज अ डिसीजन प्रॉब्ली विच वाज सम जज ऑफ द पेशावर आए, उन्होंने लिखा था ठीक है कि ये मेरे कामों में दखल दे रहे हैं, ये है वो है। फिर उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो उन्होंने उसको सुनाया। वो बैठे हुए थे चुप करके सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आई हैव 2 ऑप्शन। 1 कि मैं ये रेफरेंस जो है वो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दूँ। दूसरी है कि आप रिज़ाइन कर दें। उन्होंने कहा जी आप भेज दें, मैंने नहीं करना। ये डॉट्स कनेक्ट करना जो है अजीब व गरीब तरह का एक फ़न है। अब जब डॉट्स आप कनेक्ट करते हैं, आर्ट है, फिर आप पिक्चर इकट्ठी करते हैं, पिक्चर और तस्वीर के लबो रुखसार जोड़ते हैं, तासुर देखते हैं चेहरे पे क्या है, क्या तासुर डेवलप होता है जो आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। कहा अब ये जाता है कि जिस मीटिंग में इफ्तिखार चौधरी साहब से इस्तीफ़ा लिया जा रहा था या तलब करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उसमें हाथ मिलाने वाले ने चौधरी साहब को कोई इंडिकेट कर दिया, कोई इशारा दे दिया या शायद कोई कबूतर भेज दिया हो। लेकिन ये डॉट कनेक्ट करने वाले भी ये किस्सा सुनाते हुए खुद मुस्कुराते हैं कि देखिए तारीख जो है किस तरह के हालात से भरी पड़ी है। बाद लोग ये कहते हैं कि जब वहाँ पे ये बैठे हुए थे, उसमें GHQ में इनको मुलाकात हुई थी, बुलाया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब को और कहा गया था इस्तीफ़ा दो, तो वहाँ बैठे हुए लोगों में वो बताया जाता है कि एक और जनरल साहब भी शामिल थे जो बाद में आर्मी चीफ बने, जनाब। उन्होंने सुना है कि उठते हुए हाथ उनसे मिलाते हुए थोड़ा दबाया था, मतलब है डट जाओ। सो वो उनको मतलब दैट्स व्हाट इज सेड, व्हाट इज रिपोर्टेड कि उनसे उनको ये एहसास हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब को कि देयर आर क्रैक्स, फॉल्ट लाइंस हैं और कोई लोग नहीं चाहते मैं क्विट करूं। सो वही जब आर्मी चीफ बने तो वही जज साहब जो हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि इस तहरीक के नतीजे में ही जनरल मुशर्रफ जो हैं वीक हुए थे और मेरी जगह बनी थी, मैं चीफ बना या वट जो भी रीजन हुई। सो उनकी जो टेलीफोन कॉल थी वो तो अब मेरा ख्याल सारे बता चुके हैं कि वो टेलीफोन कॉल जो जनरल कियानी ने उनको फ़ोन किया था नवाज शरीफ साहब को या एतजाज़ को या फलाने को, जनाब के ठीक है मेरी बातचीत हो गई और आप लोग जो है ना यहाँ पे जुलूस ले करना है या लॉन्ग मार्च ले करना है। और जरदारी साहब उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे, नए नए थे कि वो इतना रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। अभी उनको सदर बने हुए मतलब कुछ ज़्यादा अभी 58 भी उनके पास ही था, उनके पास था, लेकिन वो मतलब फौजी नए थे, अभी वो भी नहीं। एक आर्मी चीफ को या फौज को हैंडल करना, उनको कन्फ्रंट करना, उनकी बात ना मानना, डिफाई करना, नवाज शरीफ वाला रूट लेना, वो भी जरदारी साहब में इतनी लोग कहते तो है नाराज़ तो हो जाएंगे उनके जो हामी है या उनका भी अपना एक फ़ैन क्लब है बाश, कभी बहुत ज़्यादा था अब थोड़ा सा हो गया कि जरदारी साहब में वो ताड़ नहीं थी। नवाज शरीफ को कुछ भी कहना 3-4 मौक़ों पर डट गए थे वो, मतलब हम उन पर तनकीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जरदारी साहब में नहीं थी। मतलब उन्होंने डटना क्या था, उन्होंने इनको ये एक्सटेंशन दी थी जना कियानी को, रात को हमारा कल 11-12 बजे वगैरह तकरीर की गई थी। सो वो इस मूड में नहीं थे कि उन्होंने एक अल्फाज कहे थे अपनी तकरीर में, जरदारी साहब ने, एक बड़ी मशहूर ज़माना है, उन्होंने कहा जनाब कि अब ये शहादतें हमने काफ़ी दे दी, हमारी गड़ी चाऊ में बहुत कब्रें हो गई हैं, अब जगह नहीं है, अब शहादतों का टाइम जो है ना वो शरीफ ख़ानदान दे। आपको याद होगा उनकी बड़ी तकरीर है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की किसी बरसी पे की थी उन्होंने, कि आप जाएँ फ़ौज से लड़ें, एजेंसियों से लड़ें, फाहे लगें, जेलों में जाएँ, हम नहीं जाने को, हमने बड़े बंदे मरवा लिए अपने, हमारी शहादतें बहुत हो गई हैं। मतलब उनका मतलब था कि भुट्टो साहब फांसी लग गए, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए, फिर उसका शाहनवाज हैं वो कत्ल हुए, उनके बारे में ये कहा जाता था। और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में गए, फांसियाँ लगे, जलावतनियाँ हुई उन जनाजा के दौर। उन्होंने कहा भाई अनफ, मैं खुद भी रहा हूँ, बीबी रही हैं, अब आप दें, हम फौज से नहीं लड़ते। और अब नवाज शरीफ साहब को अक्ल अब जाके आई है 2022-23 में कि नहीं जी हम भी नहीं लड़ते। अब इमरान खान साहब खड़े होके कि मैं लड़ूंगा।
पेशावर हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने कोई उनको लेटर लिखा था बड़ा गलत किस्म का, उसके बारे में कंप्लेन करने आए थे उनके ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़े हैरान होंगे, वो मुझे इनवाइट करने आए थे फॉर लंच और डिनर और समथिंग, उस सिलसिले में वो आए थे। लेकिन एट द सेम टाइम वो रेफरेंस भी एक आया हुआ था मेरे पास। जब वो आए तो मैंने सोचा रेफरेंस उनको के सामने किया जाए। वो मीटिंग जिसमें परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, जिसमें कियानी भी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह भी मौजूद हैं, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं, जिसमें इनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया, और वो आपने किताब में भी उस मीटिंग का हवाला दिया है। कोई लेदे हुई, काफ़ी गर्मा सर्दी भी हुई, कोई हार्ड वर्ड्स का तबादला भी कोई हुआ, इस तरह क्या एग्जैक्ट वाक़या था? ये खाली जनरल कियानी नहीं, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। वो जुम्मे का दिन था, वो 9 मार्च 2007। प्राइम मिनिस्टर जो शौकत अजीज़ थे, ये भी पिंडी के आर्मी हाउस में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ ख़ुद आर्मी हाउस में मौजूद थे। ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड करते थे, वो मौजूद थे। मेजर जनरल नदीम एजाज जो कि MI के चीफ़ थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर उनके साथ जो ISI के जो चीफ़ थे जनरल कियानी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ जनरल मुशर्रफ के जो स्टाफ अफसर थे मेजर जनरल, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तारक अजीज़ साहब जो हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी दैन प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक जो हुज़ हू जो उस वक्त की मिलिट्री हुकूमत का जो हुज़ हू था, वो सारे उधर मौजूद थे। तो वहाँ पर इनको दावत दी गई थी जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब वो वहाँ पर जाने लगे, तो अदालत से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गए, तो उस वक्त इनसे जस्टिस जावेद इकबाल ने भी मुलाकात की थी, जिनको बाद में इनकी जगह चीफ जस्टिस लगाया गया था। तो जस्टिस जावेद इकबाल की और इनकी मुलाकात होती है 9 मार्च को, और फिर ये चले जाते हैं आर्मी हाउस में। तो आर्मी हाउस में जनरल मुशर्रफ को पहले से प्रिपेयर किया गया है इनके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से, और बताया गया है कि आप उनसे यानी कि क्या बात करेंगे। ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ ख़ुद आर्मी चीफ़ थे, लेकिन उनको जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उन्होंने चीज़ें भी दे दी हुई हैं। तो वहाँ पर इन्होंने पहले तो इनिशियली कहा कि आप रिज़ाइन कर दें और अपने ओहदे से सबूदोश हो जाएं, और उसमें एक ऑफ़र भी, एक बिटवीन द लाइन्स ऑफ़र भी थी कि विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो ये, और इन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी ने, उन्होंने कहा जी मुझ पे मेरे इल्ज़ाम बताए जाएँ, मैं तो इस तरह डिज़ाइन नहीं दूंगा, जो कि इनफैक्ट बड़ी बहादुरी का काम था इफ्तिखार चौधरी की तरफ से कि इतने सारे जो लोग मौजूद थे। उसमें जो जनरल नदीम एजाज थे, उन्होंने इनको धमकाने की भी कोशिश की उस मीटिंग में, और ब्रिगेडियर जो एजाज शाह हैं, उनके वाले से भी ये बात है कि वो वहाँ पर मौजूद थे और वो भी उनकी हाँ में हाँ में मिला रहे थे, यानी कि इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन एक साहब थे जो इनको नहीं, जिन्होंने कुछ कहा, वो जनरल कियानी थे। तो खैर वहाँ पर आपको पता है कि फिर जनरल मुशर्रफ ने उस दिन कराची जाना था। एट दैट टाइम कराची में पाकिस्तान नेवी की जो एक तकरीब थी, उन्होंने उसमें शिरकत करनी थी। तो जनरल मुशर्रफ तो उस मीटिंग से फिर उठ के चले गए। बाद में कुछ देर इनको बिठाया गया, फिर इनकी गाड़ी स्क्वाड आया हुआ था, उस स्क्वाड से जो झंडे हैं वो उतार लिए गए। तो फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। जब आमिर मुशर्रफ हुकूमत में होता था तो दुनिया में कहा जाता था कि ये मुश बुश ड्यूओ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जानती थी कि अवाम मेरे साथ हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा उस पर, कोर्ट्स का फैसले उस पर असर नहीं हो रहा है, कोई पाकिस्तानी का असर उन पर नहीं हो रहा था। जहाँ से असर होता था वहाँ से हमने उसको मजबूर करवाना था कि वर्दी उतारो और जमहूरियत वापस लो। तो मुशर्रफ ने अमेरिका का प्रेशर तो ज़्यादा सुनता था, पाकिस्तान की आवाम का काम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका को एक प्रेशर पॉइंट के तौर पे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। लेकिन जब बाद में ऐसे नज़र आ रहा था कि अमेरिकन भी हमारे साथ सच्चे नहीं हैं और मुशर्रफ भी सच्चा नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया।
वकला बहाली तहरीक पे बात करते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलमी किरदार भी बीच में इन्वॉल्व थे और बहुत सारे मामला चल रहे थे। उधर NRO साइन हो रहा था मुशर्रफ साहब का, बीबी साहिबा का, और इधर मामला आहिस्ता आहिस्ता परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथ से निकलते जा रहे थे। उस दौर के वकला बहाली मूवमेंट को चार चांद लगाने में इंटरनेशनल रोल भी क्या आप समझते हैं बहुत बड़ा था, और इस सिनारियो में शायद वो भी मिसिंग है, या आप समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल? मेरा ख्याल ये बहुत फार फेच्ड है। आई वॉन्ट गो टू दिस काइंड ऑफ मतलब कंस्पिरेसी थ्योरी में, आई वॉन्ट बाई दैट। दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब इंडिजिनियस था, टोटल इंडिजिनियस था। और उस वक्त के लोग कहते होते हैं कि जो उनके जर्नल थे जनाब मुशर्रफ साहब की टीम के, तो वो अब चाहते थे कि यार बस काफ़ी हो गई और इनको वो किया जाए। आप पार्क में स्पेशली उस वक्त को लोग सर्व करके उधर गए थे, तो वो अब चाहते थे कि जनरल साहब जो है ना जाएँ। आप इंटरनेशनल भी मुझे याद है उनकी बुक आई थी, वो लिखते हैं कि वहाँ पे मीटिंग हुई तो सब ने कहा कि ये अब ये बैगेज बन गया है, जनाब मुशर्रफ जो है इनको हमें रिमूव करना चाहिए। और इनकी तो बात हुई वहाँ पे कि अगर आप इनको हटाओ, वो ये चाह रहे थे अमेरिकन कि इनको हम डंप नहीं करते। हम पे पहले भी इल्ज़ाम लगता है कि हम पाकिस्तान में फौजी जर्नलिस्ट को काम लेके ना डंप करते हैं। जना ज़िया, जना यू वगैरह, फ्रेंड्स नॉट मास्टर वाली किताब एंड कंपनी भी वो शिकायतें उन्हें आपकी दफ़ा डंप नहीं करना, पूछने का इसने बड़ा हमारे लिए काम किया, डिलीवर किया। आपको अब आप यूँ काम करें, उन्हें कहीं वर्दी उतार दें और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ वो प्रेसिडेंट बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो कंडोलीज़ा राइस जो हैं वो कर रही थी, और रॉयल मार्क ग्रांट के साथ डील जो मतलब तय की गई। ये फार्मूला वो कहते हैं 2006 की मीटिंग में हुआ, बाकी सब ने अग्री किया। ये कंडोलीज़ा राइस ने मेरा ख्याल लिखा है उसमें, या रम्सफील्ड की किताब में, किसी मैं इसको चेक कर लूँगा। कहते एक ही बंदे ने इसको अपोज किया था कि हम मत करें, वो थे रम्सफील्ड, वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। उसने कहा जनरल आपने मुशर्रफ से वर्दी उतार दी ना, जो हमारे अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान पे नहीं रह सकेंगे, वो फ़ौज को या एजेंसीज़ को नहीं वो कंट्रोल कर सकेंगे। हमें जनरल मुशर्रफ की ज़रूरत है, आप उनसे वर्दी मत उतरवाएं। सो वो फ़ायदा ये जो जनरल मुशर्रफ ने बाद में वर्दी उतारी, ये मोस्टली अमेरिकन का प्रेशर था। अगर आप उनकी बुक्स को देखें, उन्होंने इनको डिलीवर कर दिया था मैसेज के सर अब हमारे लिए आपको सेल करना मुश्किल हो रहा है, हमारे जो काम थे वो ले लिए, अब आप बेनज़ीर भुट्टो के साथ आ जाएँ, आप सिविलियन आप प्रेसिडेंट बन जाएँ, आपको सिक्योरिटी मिलती रहे। बेनज़ीर को, जिसको मुशर्रफ ने बड़ा, जिस पे अफेंड हुआ था कि मुझे अमेरिकन से अबैंडन कर दिया, जिस पे इल्ज़ाम भी लगे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं, जिनको उनको थ्रेट भी हुई थी कि जनाब कि आपकी सिक्योरिटी के मामलात जो है ना वो मतलब मेरे साथ तल्लुकात पे होंगे और पाकिस्तान वापस नहीं, वो लंबी कहानी, दैट्स अनदर वन। सो वहाँ पे अमेरिकन ने उनको वो किया था, अबैंडन किया था, लेकिन उन्होंने वे आउट भी दिया था, प्रेसिडेंसी में बिठाया था। इसको अगर आप समझते हैं कि वो पीछे एक रीज़न हो सकती है, मैं नहीं समझता कि अमेरिकन इतनी हद तक इंटरेस्टेड थे कि जनाब मुशर्रफ वर्दी उतार दें। वो जो उनकी किताब में जो मैंने खुद पढ़ा है, मैंने लिखा भी है शायद इस पे दुनिया के लिए, अखबार के लिए, लेकिन वो जनाब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो कंपेन के लिए या इस तरह की जजेस मूवमेंट के लिए वो इंडिजिनियस थे, वो विद इन एस्टेब्लिशमेंट थी। लोगों का गुस्सा था, इनकम्बेंसी फैक्टर था, लोग मुसलसल देख देख के तंग है। अब तो वो बहर वो जो एक बाकायदा एक लेटर जारी हुआ था, सर्विसमैन को कहा गया था कि मार्केट्स में ना जाएं, इतना गुस्सा आ गया था लोगों में। सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का फैसला कर चुका था और जनरल कियानी जो हैं इस सारे प्रोजेक्ट की आबियारी कर रहे थे। तो फिर इस सारे मामले में नवाज शरीफ किसकी इंटरवेंशन पर बाहर निकलते हैं? बाकी सियासतदान जब इसे ऑन करते हैं इस तहरीक को, तो क्या मंजरनामा बन रहा था, ये भी देखिए ज़रा। इस गेम में जनरल कियानी फिर कब आते हैं? क्योंकि चौधरी एतजाज़ हसन कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे घर से निकलने से, और वो तो फिर उन्हें घर से निकाला गया और वो जब रास्ते में आए तो फिर रिस्टोरेशन हो गई। तो इस तरह की बातें चौधरी एतजाज़ हसन करते हैं। चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वो नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर 2007 की बात कर रहे हैं। वो एमरजेंसी उस वक्त नाफिज कर दी गई थी, आपको याद हो, 3 नवंबर 2007। उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने हाथ में आ चुकी हुई थी, यानी कि क्लैरिटी आ चुकी हुई थी कि जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना है। क्योंकि बैक डोर में एक और काम हो रहा था जिसको पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। बैक डोर पार्लेज एक तो जनरल मुशर्रफ के और बेनज़ीर साहिबा के हो रहे थे, लेकिन जो बैक डोर मुज़ाकरात करवा रहे थे उस वक्त जो कोंडोलेज़ा राइस थी, उस वक्त अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो करवा रही थी बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान और जनरल मुशर्रफ के दरमियान। और इस सारे मामले की जो पिक्चर थी वो जनरल कियानी के पास थी, और जनरल कियानी इस सारे मामले में राजदान थे। जनरल कियानी की
और बेनज़ीर भुट्टो की जो मुलाकातें हैं वो खाली दुबई में नहीं हुई थी, सऊदी अरेबिया में भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी और ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिकन्स भी और जो सारी डील के फ्री कैन हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी और ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ भी, वो एक बंदे पे एतमाद करते थे, वो जनरल कियानी थे। और जनरल कियानी को सीधा नज़र आ रहा था कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। मियाँ साहब को कहीं से फ़ोन आया, वो बाउचर का आया या वो जो थी एन पैटरसन का आया, ये चल पड़े। आपका ट्वीट बड़ा एक दिलचस्प था चौधरी एतजाज़ एहसन पे, जो वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात कर रहे हैं और फिर वो भी हवाला दे रहे हैं कि नवाज शरीफ भी बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे उस वक्त, और बड़ी स्पेसिफिक कुछ कॉल्स के इंटरवेंशन के जरिए नवाज शरीफ भी इस अदलिया बहाली तहरीक का हिस्सा बने। वो क्या किस्सा है? एतजाज़ एहसन साहब की ये है 2015 की तकरीर है जो उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में की थी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे उस वक्त। उसमें उन्होंने एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब को रगड़ दिया, जो जिनको बहाल कराने के लिए यहाँ बंदे मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुए, तरीके चली, लोगों ने जाने दी, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, ज़ख्मी हुई। इवन इमरान खान साहब 15 दिन गर्मियों के वो उसके डेरा गाजी खान की जेल में गुजार के इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थे और यही कहते थे मसूफ हमारे एतजाज़ एहसन साहब, रियासत होगी माँ जैसी, जज वापस आएंगे और पाकिस्तान में देखेगा कैसे रियासत वो काम करती है। और वो क्या कह रहे थे तकरीर में कि मुझे इफ्तिखार चौधरी ने बहुत बड़ा डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट क्या किया है? 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो उनके बेटे का स्कैंडल आ गया, अरसलान का, वो आपने देख लिया था कि मसूफ वो मतलब पैसे खा रहे थे, मार रहे, जो भी हुआ आसान में चीज़ें आ गई थी अदालत में। जिस जज को बहाल करवाने के लिए पूरी कौम ने अपने बंदे मरवाए, तहरीक में गए, सब कुछ किया, उनके बारे में ये पता चला उनकी औलादें जो हैं वो तो पैसा बना रही हैं, तो लोगों ने डिस्करेज नहीं होना था, नंबर 1। और अब कौन कह रहा है? एतजाज़ एहसन जैसा बंदा कह रहा है। एतजाज़ क्यों नाराज़ था उस पर इफ्तिखार चौधरी साहब? मान लिया अरसलान एक रीज़न थी, दूसरी रीज़न क्या थी? उनका ये ख्याल था और इसी वजह से हामिद खान भी नाराज़ हुए इस काजी फैज़ ईसा से। दोनों का मिलता जुलता केस है। हामिद खान साहब ने जो उन पे काजी फैज़ ईसा साहब पे ब्लास्ट किया है कल परसों। हामिद खान तो उनके वकील थे ना, उनके वकील थे, रेफरेंस आया था तो यस। वो क्यों बने थे और क्यों अब वो नाराज़ हो गए थे? एतजाज़ की और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, इनकी मिलती जुलती कहानी। एतजाज़ साहब को जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिसमिस किया गया था या उनको मतलब फैसला आया था उनके खिलाफ, उनको जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने दिया था अप टू द राइजिंग ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट सजा हुई थी, तो उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी। गिलानी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। बड़े ज़बरदस्त कॉलम से आपके उन दिनों में लिखे सर दुनिया अखबार में जो है, तो उस पर उन्होंने ये फौरी तौर पर हायर कर लिया, एतजाज़ एहसन को कर लिया, जरदारी साहब और गिलानी साहब ने वकील के तौर पर कि आप हमें डिफेंड करें। जब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब चले गए थे, गिलानी साहब को ये बरतरफ करवाने के लिए कि सज़ा होगी आर्टिकल 62(3) के तहत, आप इनको वो डिसमिस करें, तो उनका डिफेंड करने के लिए ये आए थे, एतजाज़ साहब आए थे। एतजाज़ साहब का ख्याल था कि मैं क्योंकि उनको बहाल करा चुका हूँ, मैं उनका ड्राइवर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इस ज़िंदगी और मौत का मसला है, मेरे प्रोफाइल का मसला है, मेरे कैरियर का मसला है। जरदारी साहब और गिलानी साहब जो हैं वो भी बड़े शार्प और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा एतजाज़ को आगे करो, जो अपने जज से बहाल करवा के लाओ और इनको बरतरफ ना करो, ये बहुत बड़ा केस होता। एतजाज़ एहसन बेनज़ीर भुट्टो साहब के केस में भी पेश हुए थे, जब उनकी डिसमिसल हुई थी, बहाल नहीं करा सके थे। सो उनके अंदर भी थी कि यार एक प्राइम मिनिस्टर में बहाल नहीं करा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ा अच्छा मौका, मैं वो जो दाग था मैं यहाँ पर धो दूंगा मैं। सो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश होते रहे, बहाल नहीं करा सके। वो गुस्सा भी था उनको, मतलब आप कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को ना बचा सके। सो वो भी उनको गुस्सा था उसके बाद कि यार मतलब कौन सी क़यामत आ जानी थी, आप एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रहे हैं, एक इंटरप्रिटेशन का मसला है। वो कहते हैं प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है, आइन के तहत लेटर में नहीं लिख सकता। इफ्तिखार चौधरी के मामले पर जब एफिडेविट देने का मामला आता है तो जनरल कियानी वहाँ बहुत एहतियात बरतते हैं। सिस्टम चूँकि मुशर्रफ साहब को तो चलता करने का फैसला कर चुका था, तो फिर ये एहतियात क्यों बरती जा रही थी? इंटरनेशनल जो मंजरनामा था उसके साथ जनरल कियानी सिंक्रोनाइज हो चुके थे और यहाँ तहरीक को भी लीड किया जा रहा था, इसे भी हाँका जा रहा था। वो हालात क्या थे? आपने किताब में एक जगह लिखा है कि कुछ एफिडेविट्स पे जनरल कियानी ने विलिंगली साइन ना किए, सिग्नेचर्स ना किए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने आर्मी चीफ के लिए अपने कागजात जो हैं उन्हें क्लीन रखना है। तो वो क्या वाक़या? ये मामला ये था कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अदालत में बताया कि इस तरह उनको इन तमाम लोगों ने दबाया, लेकिन उन्होंने एक बंदे का लिखा कि एक बंदा वहाँ पर मौजूद था जो DGI थे, इन्होंने उनका नाम नहीं लिखा कि उन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। यानी कि इफ्तिखार चौधरी ने अपने जो स्टेटमेंट तहरीरी तौर पे अदालत में दिया
उसमें बताया कि जी ये तमाम लोग थे जो मुझ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था जिसने इन पे दबाव नहीं डाला, तो वो जनरल कियानी थे। लेकिन ये तो एक नेचुरल है, जो लोग जनरल कियानी को जानते हैं, पर्सनालिटी को जानते हैं, तो वो जानते हैं कि वो महफिल में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करते, वो खामोश तबीयत आदमी। लेकिन बाद में एक और काम ये हो गया था कि जब अदालत के अंदर जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही का मामला आया कि जनरल मुशर्रफ की तरफ से गवाही देनी थी कि ये मामलात ऐसे नहीं हुए, ऐसे हुए हैं, तो तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिए गए। उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर थे सैयद कमाल शाह, उस वक्त के DGIB थे एजाज शाह, उस वक्त के DGMI थे, उन तमाम के जो एफिडेविट्स हैं वो लिए गए, लेकिन जनरल कियानी का एफिडेविट नहीं लिया गया। उसकी दो वजह हैं, एक तो ये है कि जनरल मुशर्रफ बाय दैन एक ज़हन भी बना चुके थे, और दूसरी एक वजह ये भी थी कि ख़ुद जनरल कियानी भी मनूवर कर रहे थे कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी में ना डाला जाए, क्योंकि जनरल कियानी आगे देख रहे थे कि उन्होंने आर्मी चीफ बनना है, तो उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते अगर वो इस कंट्रोवर्सी में डल जाते। ज़्यादा नाउमीद शायद चौधरी साहब ने किया, बट नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल। मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि मैं उनके आगे पेश होऊंगा और केसेस जीतूंगा और लोग कहेंगे कि जी एतजाज़ अहसन चूँकि इनका वकील रहा है और इनके लिए स्ट्रगल किया। तो चौधरी साहब बहुत कहते रहे कि तुम आप पेश हुआ। 5 साल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बेंच नंबर 1 में ही सारे इम्पोर्टेंट केसेस लगते, मोस्ट एक्सपेंसिव केसेस, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इन्वॉल्व्ड केसेस, मोस्ट लीगली चैलेंजिंग केसेस। I was shut out of that. चौधरी एतजाज़ हसन की इफ्तिखार चौधरी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। उम्मीदें तो चलें छोटा लफ्ज़ है, आप इसे यूँ देख लीजिए कि इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली में अगर चौधरी एतजाज़ हसन को निकाल दिया जाए तो शायद ये बहाली मुमकिन ही ना हो पाती। सफ़े अव्वल के सुर्खेल थे उस वक़्त चौधरी एतजाज़ हसन, और फिर ये दूरियाँ हो गई, आपस में वो मामला ना रह सके। इसकी वजह क्या बनी? शायद कोई उम्मीदें ज़्यादा बांध लीं, या कुछ ऐसे मामलात हो गए जो एतजाज़ हसन साहब ने कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चौधरी एतजाज़ सोच तो ठीक रहे थे कि कोर्ट का क्या काम है कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दे, लेकिन बेसिकली वही बात में आपने देखा होगा एतजाज़ साहब जो हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्टिव भी रहे, अभी भी हैं। सो ये उनकी बदलती रहती है ओपिनियन। वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, यूनिवर्सल उनके असूल हैं। वो एक अलहदा डिबेट है कि जब चाहें वो डेमोक्रेट हो जाते हैं, जब चाहें वो डेमोक्रेटिक के उनके क्रेडेंशियल्स भी एक्सपोज करते रहे। सो दैट्स अनदर डिबेट। ठीक, उसमें जो बात की जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, अभी तकरीर उनकी ख़त्म नहीं हुई है एतजाज़ साहब की, बड़ी अहम तकरीर है जो उनका क्लिप है 1 मिनट 40 सेकंड का। उसमें उन्होंने कहा जनाब कि जब हमने जजेस बहाली की हुई, जज बहाल हुए, तो उस जजेस बहाली के जो लीडर थे, सुर्खेल थे, वकील, उन्होंने उन्हीं जजेस के जरिए अरबों रुपए कमाए, और उन्होंने ब्रीफ केस पकड़े और पैसे पकड़े, जजेस के नाम पे पकड़े। क्या है, उनको वकील किया गया कि फ़लाँ वकील क्योंकि करीब है, इसने बहाल करवाए हैं जजेस को, तो इसको केस देते। कहते मेरे पास भी आते थे लोग कैश लेके। इवन मुझे तो पहली दफ़ा पता चला कि बाज़ वकील इनके पास आते थे केस लेके, कहते ये केस पकड़ लें और आप ये जजेस के सामने पेश हो जाएँ तो ये फैसला जल्दी हो जाएगा, आपकी सारी इज्जत करते हैं, आपने बहाल करवाया है। तो कहते मैं नहीं लेता था उनके केस हजार के, मेरा एक मतलब एक स्टैंड है कि मैंने उनके सामने पेश नहीं होना। बाकी हो रहे थे, एतजाज़ कहता मैं नहीं हो रहा था, दे वर मिंटिंग बिलियंस। तो एतजाज़ साहब फरमाते हैं कि मुझे उन वकीलों ने कहा यार तेरा क्या जाता है, पार्टीज आती हैं तो केस ले ले, थोड़े से पैसे हम भी कमा लेंगे। तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि वहाँ वकीलों के वकील भी आगे कमीशन लेते हैं, वो भी कट लेते हैं। अगर कोई केस लेके देंगे, मतलब आपको 10-20 करोड़ रुपए का केस देंगे तो 1-2% वो भी रख लेते हैं। सो इस तरह धंधा चल रहा था। जब एतजाज़ जैसा बंदा ये कह रहा हो कि हमने जो जजेस बहाल करवाए थे उनके जरिए हमारे लीडरों ने जो उस वक्त के लीडर थे, डिसअपॉइंटमेंट के तनाजुर में ये सारा नक्शा खींच रहे हैं। उसमें कह रहा हूं, मुझे बताएं उस वक्त आप पे ट्रस्ट किया, इस कौम ने किया, लोगों ने किया, रियासत होगी मां जैसी, लोग मरवा दिया आपने, बहाल हो गए जज। उसमें से निकला क्या? उसमें अरसलान इफ्तिखार निकला, उसमें पैसा निकला, उसमें आपके वकील रहनुमा निकले जिन्होंने माल बनाए। और ये मैं नहीं कह रहा ना आप कह रहे हैं, एतजाज़ कह रहे हैं। सर एतजाज़ साहब ने इतनी अखलाक की जुर्रत नहीं थी कि नाम बताते किस किस ने कमाए हैं, नाम लेना। उनसे वकीलों को पूछना चाहिए था, मतलब मीडिया को पूछना चाहिए था। एतजाज़ साहब वैसे तो आप बड़े बहादुर हैं, ज़रा नाम बताना कि कौन कौन से वकील हैं जो आपके ख्याल में जिन्होंने उन जजेस के नाम पे जो बहाल करवाए थे उन्होंने पैसा कमाया है।
हमने जद्दोजहद किसी एक या दो पद के लिए नहीं की थी, और जिनके लिए हमने जद्दोजहद की है वो असूल है। अगर हमने लोगों के लिए जद्दोजहद की होती तो आज हम बड़े मुतमईन थे, क्योंकि लोगों को बड़ा बड़ा नवाजा गया है इस मूवमेंट की वजह से, चाहे वो जज हो और चाहे वो वकील हो। मगर जो लोग प्रिंसिपल की वजह से थे इसके साथ, वो अब भी समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे लिए बहुत अजीज है। अब आप जब वकला बहाली तहरीक को देखते हैं और सारे प्लेयर्स, सारे की प्लेयर्स, और फिर चौधरी एतजाज़ अहसन के जिन लोगों ने वकला बहाली तहरीक जो है वो चलाई, वो तो अरबपति बन गए। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की रेपुटेशन उनके बतौर चीफ जस्टिस बहुत सारी डैमेज हुई, बहुत सारे मामला आए उनके बेटे को लेकर, फिर बिज़नेस टाइकून को लेकर बहुत सारी उंगलियां उठीं। पीपल्स पार्टी कहती रही। हामिद मीर साहब को एक प्रोग्राम में जरदारी साहब ने कहा कि हामिद साहब आप ही तो मुझे कहते थे कि उनको बहाल करें, तो फिर देख लिया आपने अपना सीजे, उसका मतलब ये निकलता था। तो अब आप जब माजी को देखते हैं ज़रा, तो क्या आपकी फ़ील है, क्या फीलिंग आती है इस चीज़ को सोच के, देख के? देखिए, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जो लायर्स मूवमेंट थी वो लिटिल स्टेज के ऊपर एक आईएसआई की मूवमेंट बन चुकी हुई थी। उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो उसने उसे अपने हाथ में ले लिया हुआ था। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कि डिपोज हुए थे सेकंड टर्म में, वो बैक डोर चैनल्स पे जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों से राब्ते में थे, और एक मौके पे तो उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो चुकी थी, चीज़ें तय हो गई थी। लेकिन जो जनरल मुशर्रफ के इर्द गिर्द लोग थे, जिसमें जनरल कियानी थे, ये इन तमाम लोगों ने वीटो कर दिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ किसी खुफिया डील को। ये कहते हुए इन्होंने वीटो कर दिया था कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो हालांकि चीज़ें नीचे से मैच्योर हो भी जाती थी, आपस में डील बन भी जाती थी, लेकिन ऊपरी लेवल के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। दरअसल उस वक्त तक जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात का फ़ैसला कर चुकी थी कि जनरल मुशर्रफ का जो वज़न है वो अपने आप से उतारना है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ इंडिया से अमन के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की रवायती पॉलिसी है उससे हट कर बहुत आगे चले गए थे, जिसको जो इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती थी, और जनरल मुशर्रफ का वो साथ देने से गुरेजा। अब आप इस्लामाबाद में किसी से पूछें कि वकला बहाली तहरीक नहीं चलती, तो वो मुस्कुराते हैं आगे से। वो आगे से कहते हैं कि यहाँ तो 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ धोखा हो गया था। ये बात फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब ये गिला करते हैं कि उनसे धोखा हो गया था, और उन्हें तो यही बताया गया था कि सारा कमांड एंड कंट्रोल या अफरीदी साहब के पास होगा, और ये आईनी बेंचेस भी जो बनेंगे वो उसके भी सरबराह रहा करेंगे, और सारा कुछ उनके अंडर रहेगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ही कहना शुरू कर दिया था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे थे, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि इस सारे मामले का जवाब सिस्टम के अंदर से आएगा। तो सिस्टम ने फिर जवाब दे दिया, और ये जवाब अब ये है कि अदलिया बहाली तहरीक के जितने सुरखेल थे, जो माजी के सुपरस्टार्स थे, आज वो आपको उनके लबो लहजे नरमो नाजुक नज़र आते हैं। और माजी में यही लोग जो थे ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।